ये जो चैप्टर है बच्चे, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इतनी जल्दी हमारा खत्म नहीं होगा। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये लगभग लगेगा कुछ नहीं तो एक वन मंथ आप मान के चल सकते हो। मतलब आपका ये पूरा जून चला जाएगा और जुलाई भी लगभग 10 तारीख तक चली जाएगी। ठीक है, ये तब की बात कर रहा हूं जब हम डेली क्लासेस करेंगे तब। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हमको पढ़ना क्या होगा, तो हमें काइनेमेटिक्स में हमारे चारों तरफ के होने वाले मोशंस को पढ़ना है। अगर कोई भी चीज किसी भी वेलोसिटी या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उसकी स्पीड में क्या क्या चेंजेस होंगे, या उससे रिलेटेड जितने कुछ भी चीजें आएंगी वो सब कुछ इसमें आएगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स की जो बेसिक स्टार्ट होता है वो होती है आपकी नजरिए से। नजरिए का उसको मैथ्स में सॉरी फिजिक्स में एक शब्द दिया था फ्रेम, जिसका नाम होता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो, आप किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हो बेसिकली। तो देखो होता क्या है, जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मूविंग रेफरेंस फ्रेम, एक होता है रेस्ट में रेफरेंस फ्रेम। अगर इसको फिजिक्स की भाषा में बोले तो एक होता है स्टैटिक और एक कह सकते हो डायनेमिक, या फिर एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब होता है, ये शब्द लिया गया है इनर्शिया से। आपको याद होगा क्लास 9th में जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर आपका आया था एक वर्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास से रिलेट किया था हमने। इनर्शिया क्या कहा गया था, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच एनी बॉडी कैन अपोज द मोशन ऑन itself या फिर अपोज द एक्सटर्नल फोर्स लाइक दैट। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया दोज फ्रेम्स व्हिच आर इन रेस्ट। जैसे सपोज कीजिए अगर हम इस समय यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम अभी रेस्ट में हैं और हम जिन भी चीजों को देख रहे हैं तो हम अपना जो मेरा जो फ्रेम है वो रेस्ट के फ्रेम से देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में अगर सामने कोई चीज मूविंग कर रही होगी तो वो मुझे मूविंग दिखाई देगी। ठीक, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में जो चीजें रुकी हुई है वो रुकी हुई दिखाई दे रही है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के देखेंगे किसी चीज को, लाइक हम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, तो ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं तो जरा सोच के देखिए हमारे सामने वाला जो बंदा बैठा है ट्रेन में, हमारी ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो हमको क्या दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो मेरे ही फ्रेम में बैठा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो जो एक्चुअल में रेस्ट में है वो हमको मोशन में दिखाई दे रहा होता है। क्यों, क्योंकि हम अपने फ्रेम को कभी भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। ये बात कुछ कुछ समझ में आएंगी, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेम का मतलब क्या होता है, जहां पे आप हो या आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हो। जैसे अगर बात करें इस समय भी हम रेस्ट में नहीं है बेसिकली, अगर हम कहें तो ये हमारा भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसे, क्योंकि हमें पता है अर्थ अपनी एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रही होती है कंटिन्यूअसली, जो 24 आवर्स में एक वन रोटेशन कंप्लीट करती है। इसके बारे में हमने पढ़ाई है अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली हम भी इस समय मोशन में हैं, लेकिन हम आपको रेस्ट में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। ठीक है, तो हम दोनों का मोशन जब सेम हो जाता है तो उस केस में हम एक दूसरे को रेस्ट में देखते हैं। जैसे कि अगर दो फ्रेंड्स आपस में एक साइकिल से जा रहे हों और अगर जो पीछे वाले बैठे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में समझेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होती है। एक बात याद रखिएगा, हर वो चीज जो मतलब हर दो चीजों की जब वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी या स्पीड सेम होगी, तो उन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में कह सकते हैं। ये बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमको इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है, मतलब मोशन से रिलेटेड चीजों के बारे में हमको काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से वे से, जिसका नाम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसे कहा जाता है, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, डिस्टेंस से। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब सीधा सा आप समझिए पाथ, टोटल पाथ ट्रेवल। टोटल पाथ ट्रेवल इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो सपोज कीजिए पहले ए पे था, ए से वो बी पे गया और फिर बी से सी पे गया, ठीक है, ए से बी उसने 4 मीटर गया, बी से सी 3 मीटर्स गया, तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चे वो ए बी प्लस बी सी बोले तो 4 प्लस 3 ट्रेवल की, वो बोले तो 7 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। मतलब टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट
इज नोन एज डिस्टेंस। बोलिए, बात समझ में आई? डिस्टेंस बेसिकली क्या है? जो कुछ भी आप चलोगे वो सब किसमें आएगी? डिस्टेंस। जैसे सपोज कीजिए मैं 1 मीटर चला, फिर वापस 1 मीटर गया, फिर वापस 1 मीटर गया और फिर वापस 1 मीटर वापस आ गया। टोटल हमने कितना चला? देखा जाए पहले गया आया, तो बेसिकली मैं जितना कुछ भी चलूंगा टोटल पाथ ट्रेवल इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, जो कुछ भी हमने पाथ फॉलो किया वो उस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा भी नजरिया होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। मतलब तुम्हारी पोजीशन में क्या चेंज हुआ है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मतलब आप जहां पे हो वहां से आप जहां गए हो उनके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, भले आपने उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो भी हमेशा क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी पोजीशन से जो चेंज दिखा रहा है उसको हम इनिशियल से मिला दें और एक लाइन ड्रॉ करें, उसको नाप लें, तो वही हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम 1 मीटर गए तो इस केस में हमारी डिस्टेंस इतनी है 1 मीटर, क्योंकि हम 1 मीटर चले हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 1 ही मीटर का है। क्यों? क्योंकि हमने 1 मीटर चल के हम रुक चुके हैं। लेकिन अगर हम वापस 1 मीटर और चल के वहीं पे चले जाएं तो अब बताइए डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर गए, 1 मीटर आए, 2 मीटर डिस्टेंस हो गई, क्योंकि पाथ ट्रेवल कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चे, तो बोला चेंज इन पोजीशन, तो क्या हमारी पोजीशन में चेंज हुआ? नहीं हुआ। हम जहां के थे वहीं के अभी भी हैं, मतलब जहां पहले थे वहीं अभी भी हैं। उस केस में हमारी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और जब भी कभी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा होता है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आई? जैसे मान लो हम यहाँ बीच में खड़े हुए हैं, हम 1 मीटर लेफ्ट में गए, फिर वापस 0 पे आए, फिर 1 मीटर राइट में गए। ठीक है, तो टोटल हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? कोई बता सकता है क्या मुझे? देखो क्या हुआ था, पहले हम 1 मीटर लेफ्ट में गए, सॉरी राइट में गए थे, फिर 1 मीटर वापस आए, फिर 1 मीटर लेफ्ट में आए अपने। ठीक है, तो बेसिकली हमने 3 मीटर ट्रेवल कर लिया। हमने कितना ट्रेवल कर लिया? 3 मीटर ट्रेवल कर लिया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हुआ? पहले हम सेंटर पे थे, सेंटर से 1 मीटर हमने राइट गए, फिर वापस आए, फिर 1 मीटर लेफ्ट आए। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन क्या हुई? हम सेंटर से लेफ्ट आए हैं 1 मीटर से, जिसका मतलब चेंज इन पोजीशन ओनली 1 मीटर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। इसको और समझते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो ये पर्सन था, एक लड़का था, वो ए से बी गया, बी से सी गया, गया कि नहीं गया? पहले ए से कहा गया? वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ठीक है, हमें नहीं पता उसने कौन से पाथ को फॉलो किया, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि पहले जो लड़का था हमारा वो ए पे था, अब कहां पे है? सी पे है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा AC। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? इक्वल टू AC which is equal to what? 5. So the displacement is 5 मीटर। बोलिए, ये बात समझ में आती है? जरा और समझते हैं थोड़ा सा इसको। हमें अगर यहाँ पे एक नोट लिखने को कहा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या? हमने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि हम लेफ्ट में 1 मीटर चल के गए, तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। दोनों ही बराबर हैं। लेकिन जब हम वापस आ गए तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। तो मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम S से दिखाते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं? S से दिखाते हैं, और इसको हम B से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट S, वो या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। तो एक बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ऑलवेज और इक्वल टू लेस देन 1 होता है। ये क्वेश्चन नीट में और एम्स में पूछा जा चुका है, विच इज करेक्ट में 4 ऑप्शन थे। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लेस देन 1, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, और एक ये वाला था।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा 1 से बराबर या तो 1 से छोटी होगी। 1 के बराबर कब होगी? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो, मतलब कोई भी पर्सन एक बार जिस पाथ पे चल ले दोबारा उस पे ना चले। ये कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बेसिकली ए से बी या बी से सी है, तो अपने पाथ को रिपीट नहीं किया, लेकिन फिर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो ये सेंटेंस ना बनाए, बल्कि यही बनाए हम कि किसी को ऐसे ही याद रखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो सकती हैं। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या तो डिस्टेंस से हमेशा छोटी होगी, बट कभी भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए। मतलब ज्यादा होनी होगी तो डिस्टेंस होगी, अदरवाइज कौन होगा? अदरवाइज इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए फटाफट। The next one is velocity. Not velocity, it is speed. कुछ फॉर्मूले की गेम है, उनको समझिए, ये आपके काम के हैं। क्योंकि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको एज इट इज ही याद करते रहिएगा, कंफ्यूजन होगी लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। एक होती है एवरेज स्पीड। तो जब भी कभी क्वेश्चन में स्पीड के आगे एवरेज लगाएगा तो आपको लगाना है डिस्टेंस के आगे टोटल। तो इट इज बिकम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगे उन छोटे क्वेश्चन को करने में जो 1 नंबर में आते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो वी नो मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। स्पीड जो होती है ये एक स्केलर होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर को हम इस चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। स्केलर और वेक्टर को आप समझिए, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार बता दे रहा हूं कि 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब आपके 2 सवाल कितना और किधर, जिसमें सिर्फ कितने का जवाब मिले, वो सब की सब स्केलर में आती हैं। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर कितना और किधर दोनों का जवाब मिले, जैसे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिकल स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आपका मनी है, ठीक? मनी हमने आपको दे दिया तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कितना मनी दिया, ठीक है? दैट्स इट, ठीक? वो हाउ मच से ही डिफाइंड हो सकता है ऐसे, ठीक? किधर दिया इन सब पे कोई मैटर नहीं करता, दे दिया मतलब दे दिया, बात खत्म, ठीक? तो एनर्जी, एक मनी भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी आज के टाइम पे। तो एनर्जी एक टाइप से देखा जाए तो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। मतलब एनर्जी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किधर साइड से लग रही है, ठीक? लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं, हमने आपको 2 थप्पड़ मारा, तो 2 थप्पड़ मारने के बाद कितने थप्पड़ मारे? हाउ मेनी? 2 इज द मैग्नीट्यूड। किधर मार, मतलब किधर तुम गिरे, मैंने फोर्स लगाया, जब आपको थप्पड़ दिया तो आप 2 नीचे जमीन पे किस साइड गिरे, तो जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या बन जाएगी? वो आपकी डायरेक्शन दिखा देगा जिस साइड आप गिरे हो, और नंबर ऑफ थप्पड़ आपके क्या हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ से पता चलता है कि फोर्स एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, बट एनर्जी हमारी एक टाइप की क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर कौन सी होती है? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। चलिए अब हम वेलोसिटी के बारे में देखना है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर वही चीज, अगर कोई एवरेज लगा दे, क्या लगा दे? एवरेज वेलोसिटी, इट इज बिकम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक चीज और बता दूं मैं, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं v एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस v बाई 2। ये शायद आपने पढ़ा होगा, जहां पे u और v क्या है? तो u होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल वेलोसिटी, और v होती है फाइनल वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर ये सब तो बहुत इजी क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, गलतियां नहीं करोगे आप लोग, ठीक है? इसलिए इनको फिर से पढ़ा रहा हूं ताकि मैं बोल सकूं कि मैंने आपको पढ़ा दिया ये टॉपिक।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी बाई टू। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड वाले से लगेंगे, पहले वाले और इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको जो पढ़ना है वो है आपके लिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम a से दिखाते हैं, तो a इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा v अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल्स टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यही आपका होता है क्या, एक्सेलरेशन। और यहीं से अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज ऑल्सो द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे भाई, डेल्टा v का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तभी तो हमको पता चलेगा कि कितना चेंज आया है उसके अंदर। और जब हमें चेंज पता चल जाएगा तो हम डेल्टा v को लिख सकते हैं v माइनस यू, और v माइनस यू को अगर हम सॉल्व करें तो t यहां चला गया और u राइट लेफ्ट साइड आ गया, तो v इक्वल टू क्या बन गया, u प्लस at। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नोट कर लीजिए। और आज का आपका काम रहेगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल मेथड से आपको करके लेके आना है। इसको न्यूमेरिकल मेथड बोलते हैं। कल मैं आपको दो और बताऊंगा, पहले कैलकुलस बताऊंगा, फिर ग्राफ बताऊंगा। बात क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए पूरा।